पुरानी से क्या मतलब? लिखने में हम लोगों ने देख लिया था एक लास्ट वाली क्लास में। अयनांत पढ़ लिया हम लोगों ने। अयनांत में ग्रीस अयनांत और शीत अयनांत, ठीक, ये देखा हमने। अब फिर उसके बाद ये सब 22 दिसंबर, ये देखो एक बार, ये पता हो गया ना 22 दिसंबर, ये देख लिया हम लोगों ने। ये क्लास में लास्ट में थोड़ी दिक्कत हो गई थी गले में, तो इसको क्या बोलेंगे 21 जून को? ग्रीष्म अयनांत है, 22 दिसंबर को शीत अयनांत, और ये वसंत विषुव, और ये शरद विषुव, ठीक, हमने ऐसे देखा था। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के पर्सपेक्टिव से देखा था हमने, दृष्टिकोण से देखा था। बाकी हमें पता है ये ग्रीष्म अयनांत दिया रहा है, तो यहाँ पर उस टाइम यहाँ ग्रीष्म है, क्योंकि यहाँ क्या है उस 21 जून के आसपास गर्मी लग रही है, लेकिन इनको यहाँ पे इस टाइम यहाँ पर शीत है, इनके सब शीत होगा दक्षिण गोलार्ध में। तो हम लोगों ने विषुव में देख लिए थे 2 विषुव, शरद विषुव और वसंत विषुव। फिर अयनांत में 2 विषुव देख लिए थे, अयनांत में 2 अयनांत देख लिए थे, कौन कौन से? ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। फिर हमने देखा था कि ये जो पृथ्वी अपने नतक्ष पर झुकी हुई है, उसके कारण ये दशा हुई। अब दूसरा बिंदु हमने, पहला बिंदु देख लिया था ना, पहला बिंदु हमने लिखा था कि पहला बिंदु लिखा था, उसमें देखा था पृथ्वी नतक्ष पर झुकी हुई, तो हमने देखा था एक कंडीशन बनी थी विषुव की और एक कंडीशन बनी थी बी वाली अयनांत की, ठीक है। बाकी हमने इसमें देख लिए थे, विषुव की 2 देख लिए, अयनांत 2 देख लिए। अब ये दूसरा बिंदु एक डालो, ये लिख रहे थे हम लोग, उपसौर अपसौर वाला लिख रहे थे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि उपसौर अपसौर वाली कंडीशन क्या है कि मतलब हमने लिखा था कि पृथ्वी की जो पृथ्वी है, इसकी कभी तो कभी पास में पृथ्वी, कभी दूर है, ठीक है। तो पृथ्वी की औसत दूरी सूर्य से, जो बोलने में एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, चाहे अगर लिखा हो, बस तुमने शायद नहीं लिखा होगा, लिखोगे तो लिखोगे, वरना मैं एक बार, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है, ये लिखा था आप लोगों ने, जिसे खगोलीय एकक कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। AU से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल AU लिख लो ऐसे, A.EU. या फिर कैपिटल AU ऐसे लिख सकते हैं, ये भी है, ऐसे दोनों तरफ लिखा हुआ है, वरना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे बोलते हैं, AU बोलते हैं। किंतु फिर हमने लिखा था इसके बाद, किंतु पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है। इससे क्या है, इसके कारण पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो परिवर्तित होती रहती है, ये लिखा था ना। मतलब लिखा तो हमने वैसे करके बात था कि किंतु पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है, जिससे उस पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी परिवर्तित होती रहती है, ऐसे लिखा था ना। तो इससे 2 स्थितियाँ होती हैं। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब परिवर्तित होती रहती है, कभी पास में कभी दूर में, तो 2 स्थितियाँ बनती हैं, यानी कभी सबसे पास होगी, कोई क्षण ऐसा आएगा जिसमें सबसे पास होगी सूर्य से। हालांकि यहाँ पर होगी तो हो सकता है पास से थोड़ा दूर और दूर होते होते चली जाए, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा जिससे सबसे पास होगी, हम मान के चल ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो ऐसा है नहीं, पक्ष में थोड़ा अलग है। 4 जुलाई के आसपास यहाँ कुछ बन जाएगा, 21 जून यहाँ तो 4 जुलाई यहाँ आसपास बनेगा, 3-4 जनवरी वो बनेगा, हम देखेंगे। लेकिन हम मान के चल ले रहे हैं कि यहाँ बना देंगे भी। अगर ऐसा है पथ, ये सूर्य यहाँ पे, तो हम यहाँ पास मानेंगे पृथ्वी को, यहाँ दूर मान लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब पृथ्वी बिल्कुल सबसे पास में आएगी और सबसे दूर में आएगी, तो हमने लिखा इसकी निम्नलिखित 2 स्थितियाँ हो सकती है। नंबर A आपस में डालो उपसौर, और नंबर B लिख लो अपसौर, या पहले हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख लो। मतलब 2 स्थितियाँ होती है, तो पहले लिख लो नंबर A हेडिंग उपसौर, इसे बोलते हैं पेरिहीलियन, यानी कि जब इसमें सूर्य बिल्कुल पास में होगा पृथ्वी के, तो पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? उपसौर, उपसौर। उपसौर, ठीक है, पेरिहीलियन। इसमें लिखो जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, तब इसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तब इसे उपसौर कहते हैं। विराम, इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, वही औसत दूरी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, औसत में चलेगा, ये कोई फिक्स नहीं है इतना। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी? बताओ, पास होगी तो, है ना। कम हो जाएगी तो 15 करोड़ वो थी, 14 करोड़ 70 लाख, 14 करोड़ 70 लाख, लगभग 14 करोड़ 70 लाख। तब हमने क्या लिखा, इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है।
तथा यह स्थिति 3 या 4 जनवरी के 14,70,00,000 किलोमीटर होती है। तथा यह स्थिति 3 या 4 जनवरी को प्राप्त होती है। 3 या 4 जनवरी को प्राप्त होती है। तीन या 4 जनवरी को प्राप्त होती है। लिखा? 3 या 4 जनवरी को प्राप्त होती है। दूसरा लिख लो, बी वाला पॉइंट, इसमें क्या, अपसौर, एफिलियन। लिखा? अपसौर, एफिलियन। इसमें क्या लिख लो, बिल्कुल उसकी अपोजिट कर दो खास। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जैसे आपने लिखा वहाँ निकटतम होती है, लिखो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब इसे अपसौर कहते हैं। तब इसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, इस समय, अब ऐसे लिख लो, चाहे दूरी लिख लो, बाकी लिखना आपको पूरी भाषा लिखना चाहते हैं। देखो इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अब क्या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 15 करोड़ 20 लाख, लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है, ये लिखा। और यह स्थिति 4 जुलाई को प्राप्त होती है। यह स्थिति 4 जुलाई को प्राप्त होती है। ठीक, 4 जुलाई, और ये 3 या 4 जनवरी के आसपास होती है। 3/4 ही ना समझ लो, 3 या 4 जनवरी लिखा। अब एक चीज़ समझ लो, फिर भाषा में छोटे छोटे लिख देंगे हम लोग। देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर, लिखा भाई से लिख लेते दूरी करके। अब देखो यहाँ पर समझो एक बार कि ये पर क्या है, हमने ये देखा कि जब पृथ्वी के पास में है तो इसे क्या बोलेंगे, उपसौर। ठीक है, तो ये तो कंडीशन होगी उपसौर वाली। तो अब इसमें ना समझने के लिए लिख लेना बिंदु छोटे छोटे, मैं बता दे रहा हूँ कि है क्या बात। अब आपको पहले तो समझ में ये आ गया कि उपसौर अपसौर होता क्या। उपसौर का मतलब जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होगी तब उसे बोलेंगे उपसौर, उस कंडीशन को। और जब पृथ्वी सबसे दूर होगी तब उसे हम बोलेंगे क्या, अपसौर। ये तो समझ में आ गया, उपसौर अपसौर। ये ध्यान रखना, उप और अप में अंतर है, वरना कहीं पास उल्टा उल्टा मत कर देना। ठीक, तो उपसौर में अब क्या हो गया, अब देखो पृथ्वी जब बिल्कुल सूर्य के पास में है यहाँ पर, तो इस समय क्या है, इस समय ज़्यादा हीट मिलेगी, सूर्य तब ज़्यादा आएगा। इंसोलेशन बोलते हैं सूर्य की जो गर्मी है, तो सूर्य की गर्मी जितनी सामान्यतः जितनी गर्मी नॉर्मल टाइम में पड़ती है उससे 7% अधिक गर्मी मिलती है यहाँ पे। 7% अधिक सूर्य तप प्राप्त, यानी पृथ्वी पर क्या होता है, 7% अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। 7% अधिक सूर्य तप प्राप्त, सूर्य तप बोलते हैं, इंसुलेशन सूर्य तप प्राप्त, यानी सूर्य का प्रकाश प्राप्त पृथ्वी पर। ठीक है, इस समय जब अपसौर की कंडीशन होगी, उपसौर की होगी, उपसौर की कंडीशन होगी, पृथ्वी पर 7% अधिक सूर्य तप प्राप्त। ठीक, एक तो ये हो जाएगा। अब इस समय क्या होगा, सोचो जब 7% अधिक मिल जाएगा तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध जो है ऊपर वाला, ठीक, 3-4 जनवरी की बात है, उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम क्या ठंड चल रही है, ठंड का मौसम चल रहा है, 3-4 जनवरी की बात है। इस टाइम क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ रही है, और लेकिन 7% एक्स्ट्रा हीट आ रही है। यहाँ समझो, पहले लिख लेना भी, 7% एक्स्ट्रा हीट आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो सर्दियाँ पड़ रही हैं इस टाइम, उस पर थोड़ी सी सर्दियाँ कम पड़ेंगी। वरना अगर यहाँ पर सोचो गर्मी अधिक आ रही ना, जब गर्मी जब पृथ्वी पर ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पर जहाँ सर्दी पड़ रही है तो वहाँ थोड़ी कम सर्दी लगेगी। और यहाँ तो गर्मी चली रही है क्योंकि सूरज से वैसे यहाँ पे ये इस टाइम कंडीशन ही है, इस टाइम जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूरज की तरफ फेस करा हुआ है, और 7% और एक्स्ट्रा आ रही है। तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः 7% अधिक गर्मी पड़ने लगेगी। मतलब क्या है, इस टाइम उपसौर कंडीशन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ जो होंगी सामान्य से, जब सामान्य होंगी उससे 7% अधिक सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, उससे थोड़ी कम पड़ेंगी, यानी कि सर्दियाँ कम प्रभावी होंगी, यहाँ गर्मियाँ अधिक प्रभावी होंगी। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी जितनी पड़ रही थी, लेकिन अब 7% और एक्स्ट्रा मिल रही है तो और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी।
तो आप क्या बोलोगे, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी अधिक पड़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ थोड़ी कम प्रभावी पड़ेंगी। इसके कारण पड़ेंगे क्योंकि 3-4 जनवरी के आस उत्तरी गोलार्ध में सर्दी के आसपास चल रहा होता है 3-4 जनवरी के आसपास में, और लेकिन यहाँ पे 7% हीट ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये बात समझ में आई नहीं आई? फिर से समझ लो, समझ ना आ गई। 4 जुलाई को कंडीशन देखो, अब इस समय क्या है, इस समय में अब्सॉर्ब कंडीशन क्या है, अब पृथ्वी दूर है तो क्या है 7% कम, ऐसे मान लीजिए अमूमन लगभग जितनी हीट हमें नॉर्मल टाइम में मिलेगी उससे 7% अब कम मिलेगी, तो 7% कम मिलेगी। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम गर्मी चल रही है, ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी चल रही है तो इसका मतलब गर्मी अब थोड़ी कम पड़ेगी, ठीक, क्योंकि 7% कम मिल रहा है, वरना अगर ये 7% एक्स्ट्रा मिल जाती तो गर्मी वैसे ही पड़ रही थी और गर्मी आ जाती। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, यहाँ सर्दी चल रही है और सूरज की रोशनी और कम आएगी, सूर्य तप और कम आएगा, तो सर्दी यहाँ अधिक पड़ जाएगी, यानी जुलाई के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और अधिक बढ़ जाएगी, वो सर्दी और अधिक बढ़ जाएगी, यहाँ गर्मी थोड़ी कम लगेगी। ये उत्तरी गोलार्ध वाला फ़ायदा है कि यहाँ ठंडों में आए तो थोड़ी देर ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी हीट ज़्यादा आ गई, वरना 3-4 जनवरी के आसपास इतनी कई बार ठंड पड़ती है, हाथ गल जाते हैं, तो अगर और ये जो सूर्य तप नहीं मिलता तो फिर और ज़्यादा ठंड पड़ सकती थी। ये बात समझ में आ रही? तो इसका अंतर क्या हुआ, मतलब उपसौर अवसौर का फायदा क्या हुआ, उपसौर से क्या हुआ, एक तो 7% अधिक सूर्य तप प्राप्त हो रहा है पृथ्वी पर, इससे कारण क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध में जो सर्दियाँ पड़ रही हैं वो थोड़ी कम प्रभावी लगेंगी हमें, और दक्षिणी गोलार्ध में जो गर्मी पड़ रही है वो अधिक प्रभावी हो जाएंगी, ठीक। और अवसौर वाली कंडीशन में क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम गर्मी चल रही है वो थोड़ी कम प्रभावी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 7% कम मिल रही है सूर्य तप, और दक्षिणी गोलार्ध में जो सर्दी पड़ रही है इस टाइम वो 7% अधिक बढ़ जाएंगी क्योंकि इस टाइम यहाँ पर सर्दी वैसे चल रही है और सूरज की रोशनी भी नहीं मिल रही है आपको, तो और सर्दी बढ़ जाएंगी। ये समझ में आ रहा है? ये लिख लोगे अपने आप इसमें 2 बिंदु समझ के, ये उपसौर अवसौर ऐसे लिखना, उपसौर अवसौर कंडीशन लिखना, और ये डायग्राम ऐसे बना लो। अब चाहे सब बना लोगे, ये 4 जुलाई का हो गया, 21 जून के आसपास यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। हमने देखा था 21 जून वाला डायग्राम अलग देखा था, वो तीनों अलग अलग डायग्राम है ना, वो ध्यान रख लेना, 3 डायग्राम आपको बन जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया, हमने गति देख ली पृथ्वी की, कौन सी, परिक्रमण गति, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या, पृथ्वी की, अब एक है ये उपसौर अवसौर 7% अधिक, यहाँ पे क्या लगोगे इस समय, किस समय, उपसौर के समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 7% अधिक, सामान्य से 7% अधिक प्राप्त होता है, ऐसे कर लिख लोगे ना। हाँ, एक फोटो ले लो, ठीक। अब हम लोग अब एक जो पृथ्वी की हम कितनी गतियाँ पढ़ ली अभी तक, 2 गति, एक हमने पढ़ी पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण बोलते हैं जिसे, और दूसरी गति हमने क्या पढ़ ली, पृथ्वी की परिक्रमण, यानी कि सूरज के चारों तरफ घूम रही है। सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो उससे क्या प्रभाव पड़े, एक तो आपको मिला अयनांत, विषुव मिला, फिर आपको उपसौर अवसौर दिखा, है ना। अब उपसौर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेरिहीलियन बताया ना, कैसे, एपहीलियन, APHELION, ठीक। अब लिखो तीसरी हेडिंग कौन सी पड़ेगी, तीसरी गति, पुरस्सरण गति, पृथ्वी की गति पढ़ा था ना, हमने एक देखा घूर्णन, ये देख चुका हम, फिर हमने परिक्रमण अभी देखा हमने, और ये हमने तीसरी देखी कौन सी, पुरस्सरण, पुरस्सरण, ठीक, ये पुरस्सरण गति, यानी कि ये पुरस्सरण गति वाली हेडिंग डालो। और फिर हम देखेंगे, आज ही देखेंगे गैलेक्टिक गति भी, ठीक, पुरस्सरण गति में। इसमें पहले समझ लो, फिर है क्या, तो तैयारी डालो, मैं ये डायग्राम बना दूँ। बनाने के बाद भी सही नहीं आया, चलो एक बार एक तब तक लिखते रहो, मैं बोलते भी जा रहा हूँ तो बना लो। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई घूर्णन करती है। वैसे पृथ्वी गोल है नहीं, लेकिन हम बना ले रहे हैं समझाने के लिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, या क्या बोला, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई घूर्णन करती है,
किंतु पृथ्वी का यह झुकाव नियत नहीं रहता है। किंतु पृथ्वी का यह झुकाव, जो पृथ्वी 23.5 डिग्री में झुकी हुई है, ये फिक्स नहीं है, नियत नहीं रहता। हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई घूर्णन करती है, किंतु पृथ्वी का यह झुकाव नियत नहीं रहता है, यानी फिक्स नहीं रहता है। इसमें एक लंबे अंतराल में, यानी कि लंबे अंतराल कितना, लगभग ऐसे मानते हैं 41,000 साल के आसपास। किंतु इसमें एक लंबे अंतराल में, अंतराल और ब्रैकेट में लिख लें लगभग 41,000 साल के आसपास, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई घूर्णन करती है। ठीक है, किंतु पृथ्वी का यह झुकाव नियत नहीं रहता है। इसमें एक लंबे अंतराल में, अब लोग आगे पीछे हो जाते हैं, फिर आगे पीछे से पूछते हो, एक बार में सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, ठीक है, घूर्णन करती है। अब वो लिखना है 23.5 डिग्री, लिख लो। अब मैं शॉर्ट में जल्दी बोला हूँ। किंतु पृथ्वी का यह झुकाव नियत नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि जो झुकी हुई है वो फिक्स नहीं है। इसमें एक लंबे समय अंतराल में, ठीक, ब्रैकेट में लिखो लंबे समय अंतराल, लगभग 41,000 साल में, लंबे समय अंतराल में, यानी कि ब्रैकेट में लिख रहे हैं लगभग 41,000 साल में परिवर्तन आ जाता है, जो 22 डिग्री से 24 डिग्री तक होता है। जो 22 डिग्री से 24 डिग्री तक होता है। जो 22 डिग्री से 24 डिग्री तक होता है। जो 22 डिग्री से 24 डिग्री तक होता है। ठीक, अब एक बार देखो जरा, इसके बाद में समझ में आ ही जाएगा। ये पुरस्कार गति से लिख लिया। अब देखो पृथ्वी क्या है ना, पृथ्वी की अभी अगर ये वाली लाइन अगर गायब कर दो तो आप देखो ये वाली लाइन पृथ्वी ऐसे झुकी थी, ठीक है, अभी तक हम ऐसे देख के आ रहे हैं कि पृथ्वी हम ऐसे बना रहे हैं, ये वाली, तो ये अक्ष जो है पृथ्वी की, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमने पीछे वाले एक में देखा था कि ऐसे करके यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक, तो 23.5 डिग्री झुकी, और पृथ्वी इस अक्ष के, यानी कि ऐसे पश्चिम ऐसे घूमती है, ठीक, ऐसे तो घूमती रहती है इस अक्ष के, यानी कि यहाँ से इधर जाएगी, ऐसे से घूमेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है। लेकिन क्या है, अब पृथ्वी की गति, एक तो ये गति है ही है, हम देख रहे पृथ्वी ऐसे कर रही, लेकिन पृथ्वी की जो अक्ष है, ये जो अक्ष है, ठीक, जो हमने काल्पनिक मान रखी है, ये जो काल्पनिक अक्ष है ये भी घूमेगी, यानी कि ये क्या है, ऐसे घूम रही है, देखो क्लॉकवाइज, तो इसको घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना, तो ये घूम के ऐसे करके एक दिन ऐसे आ जाएगी, ठीक, और लगभग अंतराल में लगभग 41,000 साल के आसपास ऐसे घूम के चेंज होती है, और 22 से 24 डिग्री के आसपास चेंज हो जाती है। तो कितना डिग्री घूम जाती है, 22 से 24 डिग्री के आसपास घूम जाती है, तो ये घूम के एक दिन क्या हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है, यानी कि ऐसे घूम के ये ऐसे हो जाएगी जिस दिन, तब और पृथ्वी फिर क्या होगी, पृथ्वी घूमेगी फिर ऐसे करके, पश्चिम सूर्य इधर भी घूमेगी, वो अब ऐसे घूमती रहेगी पृथ्वी। अब यहाँ जो ऐसे जो घूम रही है ना इधर के, वो ऐसे घूमते घूमते वो फिर ऐसे घूमेगी, यहाँ इधर घूमेगी, लेकिन ये अक्ष क्या इधर हो जाएगी अब अक्ष, समझ आया। तो पृथ्वी की गति ये भी मानी जा रही है, पुरस्कार गति से बोलते हैं। तो ये आप क्या है, ये वर्तमान अक्ष है, यहाँ ध्रुव तारा है, अभी ध्रुव तारा के सामने है वो, ठीक है, और ये उस टाइम हो जाएगी वेगा तारा के सामने, वेगा तारा, VEGA, ठीक है, वेगा स्टार, और ये कब हो जाएगी, लगभग 51,000 साल, अभी आप 2024 आसपास चल रही है, तो इसमें मान लो साल 51,000, 51,000वां साल होगा जब, साल 51,000 में, यानी सन चल रही होगी वो 51,000 वाली, ठीक, ऐसे मान लो 41,000 के साल के आसपास चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके आप ध्यान रखो, बना लो इसे। यानी ये लिखना है, ये इसको अलग, ये वर्तमान में पृथ्वी की अक्ष है, वर्तमान में ये क्या है, वर्तमान में पृथ्वी की अक्ष, वर्तमान में पृथ्वी की अक्ष, हाँ, इसके बोल लेना चाहे फोटो, आगे हम कभी और बढ़ा देंगे। वर्तमान में पृथ्वी की अक्ष है, और साल 51,000 में पृथ्वी की अक्ष ही हो जाएगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। बाद में अक्ष ही हो जाएगी बदल के, अभी क्या अक्ष ही है।
पश्चिम से पूर्व पूर्वी घूमती है तो वो ऐसे घूमेगी और ये क्लॉकवाइज। अभी गोल बना दी, गोल पृथ्वी है नहीं है, तो पता ही आपको। तेज तेज बनाना, लेकिन तल के बनाओगे तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। गोल ऐसे बिल्कुल गोल का क्या मतलब, जल्दी जल्दी बना दिया ऐसे करके। आपके पास तो स्केल है, हमारे पास तो ये लाइन बाद में ऐसे जा रही थी। बस समझने के लिए कौन से यहाँ पे मॉडल नहीं है, जल्दी ऐसे मारा। वो तो आपको समझाना है, मैं 4 लोग या 5 लोग बैठे सब उनको समझाना, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा क्लियर बनाना चाहिए, वरना तो ऐसे कर जल्दी जल्दी बना दिया। समझ गए? हाँ, अगर ये चीज़ है कि बहुत अच्छे से करना है तो अच्छे से कर लेगा। अब हम लिखेंगे इसके बाद गैलेक्टिक गति। वैसी गति हो गई। इस गति में क्या है, इसमें अगर एक बार लिखना, चलो एक दो लाइन और लिख लो। चलो एक लाइन लिखो, अगर लिखने था लिखवाते रहे। ये वाली लिखवाएं कि ऐसे लिखे, वर्तमान में पृथ्वी की अक्ष ध्रुव तारा, ऐसे लिखे और बाद में साल 51,000 में लिख लो। चलो फिर बाद में आपको कुछ तो मिल जाएगा इसमें, 2-3 लाइनें। वर्तमान में पृथ्वी की घूर्णन अक्ष, वर्तमान में पृथ्वी की घूर्णन अक्ष उत्तर में ध्रुव तारे की ओर है। वर्तमान में पृथ्वी की घूर्णन अक्ष उत्तर में ध्रुव तारे की ओर है। घूर्णन अक्ष वर्तमान में पृथ्वी की घूर्णन अक्ष उत्तर में ध्रुव तारे की ओर है और सन 51,000 15,000 51,000 कर दिया मैंने, 15,000 में हो जाएगा ना। 41,000 का करके देखो एक बार, 41,000 साल। ये अभी कितनी चल रही, 2 ऐसे मान लो 15,000 के आसपास पड़ रही है। 51 को क्या 51,000 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 2,115, ठीक है ऐसे हो जाएगा। अब लिखो, अब लगभग इतना चेंज नहीं आया, 15,000 में आसपास, 15,000 के आसपास, सन 15,000 के आसपास ये चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने ना इसको 15 लिखो, 51 तो अभी से जोड़ोगे तो वैसे बैठेगा, यहाँ 15 कर लो, क्योंकि पुराने टाइम से जो जब पूर्ण अक्ष चेंज हुई है तभी 15, जैसे हमने क्या हमने लोगा कि 41,000 आसपास साल के आसपास हो जाता है चेंज, ठीक है। तो आज पृथ्वी के अक्ष है तो आज से 41,000 नहीं जोड़ेंगे हम लोग, जो अभी ये 15,000 साल के आसपास ये ऐसा हो जाएगा कि इधर घूम जाएगी। जब अभी हमें 2024 चल रही, 2000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे करके 15,000 आएगी, तो इसे 15,000 कर लो, 51 हो गया। ये 41,000 ही है कि आसपास इतने हज़ार साल के आसपास चेंज हो जाता है, ठीक है, की ओर है, उत्तर में ध्रुव तारे की ओर है। और सन 15,000 में, और सन 15,000 में यह वेगा तारा की ओर हो जाएगी, और सन 15,000 में यह वेगा तारा की ओर हो जाएगी। विराम। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में होने वाले इस परिवर्तन के लिए, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में होने वाले इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी गति पुरस्सरण गति कहलाती है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में होने वाले इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी गति पुरस्सरण गति कहलाती है। ठीक है, अब बहुत छोटी सी हेडिंग डालो, गैलेक्टिक गति, वो भी समझ लो क्या है। गैलेक्टिक गति चौथा, तो ये पृथ्वी गति वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये 15,000 साल कर लेना, जब थोड़ा सा 51 लिख गया, 1 का 5 इधर पहुँच गया। गैलेक्टिक गति इसमें डायरेक्टली लिख लो, ये मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या है, इसमें देखो ऐसे समझो, ये हमारे मंदाकिनी गंगा है ना, आकाश गंगा हमने देखी, जो आकाश गंगा है हमारी दुग्ध मेखला हमें दिखती है। मंदाकिनी हमारी क्या है, आकाश गंगा का नाम, हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। और उसका जो पोर्शन हमें पृथ्वी से दिखता है उसको हम मिल्की वे बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं ना, मतलब दुग्ध मेखला ऐसे करके बोलते हैं उसको, मिल्की वे बोलते हैं। कभी सुना है ऐसा नहीं सुना है? तो आकाश गंगा जो हमारी है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। ठीक है,
और इसका जो मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का हमारी इसका जो मंदाकिनी का भाग पृथ्वी से जो दिखता है, जब टेलीस्कोप अगर देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला बोलते हैं, तो वो हमें दिखता है। तो इस आकाशगंगा में कोई केंद्र है, इसको आकाशगंगा केंद्र ये है, तो सूर्य जो है, सूरज वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक, उसका पथ जैसा होगा। अब इसके कारण इसमें पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, तो जब सूर्य इसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, सूर्य के अधीन पृथ्वी और अन्य ग्रह, तो पृथ्वी और अन्य ग्रह भी इसके चक्कर लगाएंगे केंद्र के, ठीक है। तो पृथ्वी की ये जो गति होगी, जो पृथ्वी आकाशगंगा के केंद्र के चक्कर लगा रही है, इस गति को क्या बोलेंगे, गैलेक्टिक गति। और सूर्य जो इसके लगा रहा है, ये क्या होगा, एक ब्रह्मांडीय वर्ष होगा एक, यानी कि ये ब्रह्मांडीय गति है। लेकिन ये जो सूर्य जब एक चक्कर पूरा कर लेगा, इसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मांडीय वर्ष, ये मैं लिखवा दे रहा हूँ। लेकिन गैलेक्टिक गति हमें क्या समझना है, पृथ्वी की क्या, जब आकाशगंगा केंद्र के चक्कर लगा रही है पृथ्वी, सूर्य के गुरुत्व के अधीन बंधे हुए होने के कारण, ठीक है। अगर सूर्य के गुरुत्व के अधीन नहीं होता तो पृथ्वी फ्री रहेगी, पृथ्वी को चक्कर लगाएगी। तो इसमें पहले लिख लो, तभी ये बना लेना अपने हिसाब से, जैसे समझो। इसमें कोई ऐसा हुआ नहीं, बस 3D एनिमेशन ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, हाँ मैं बोल दे रहा हूँ सब कुछ एक लाइन हमारी, लेकिन तेज तेज लिख लोगे तो कृपा हो जाएगी। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, उसका जो भाग, आप तो लिखोगे नहीं, समझ रहे हो। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, उसका जो भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है उसे मिल्की वे, ब्रैकेट में दुग्ध मेखला कहा जाता है। दुग्ध मेखला, उसका जो भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है उसे दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे, उसे दुग्ध मेखला, मिल्की वे कहा जाता है। सूर्य, देखो अगली लाइन से, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 23 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 23 करोड़ वर्ष, ठीक है ना, लगभग 23 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। केंद्र की परिक्रमा लगभग 23 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। इस गति को ब्रह्मांडीय गति कहते हैं और इस समय को ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, इस गति को ब्रह्मांडीय गति कहते हैं और इस समय को ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। किस समय को, 23 करोड़, जब सूरज एक पूरा चक्कर लगा लेगा 23 करोड़ वर्ष को, ठीक। लिखा ये, अगले देखो, अगले सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अधीन बंधे होने के कारण पृथ्वी भी, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अधीन बंधे होने के कारण पृथ्वी भी, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अधीन बंधे होने के कारण पृथ्वी भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करती है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करती है। इसे पृथ्वी की गैलेक्टिक गति कहते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अधीन बंधे होने के कारण पृथ्वी भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करती है। इसे पृथ्वी की गैलेक्टिक गति कहते हैं। ठीक है, इसे पृथ्वी की गैलेक्टिक गति कहते हैं। बोला अन्य ग्रह भी साथ में चक्कर लगा रहे होंगे अलग बात है, लेकिन हम लोग पृथ्वी की कंसेप्ट पे पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये हमारा क्या हुआ, गतियों वाला पोर्शन हो गया। हमने देखा पृथ्वी गतियाँ
कि हमने पृथ्वी की पहले घूर्णन गति देख ली, उससे हमने देख लिया कि नक्षत्र दिवस वगैरह सब देख ली, सौर दिवस देख लिए, फिर हमने देखा पृथ्वी का परिक्रमण देखा, परिक्रमण में हमने देखा विषुव, और विषुव में भी हमने देखा कि शरद विषुव, वसंत विषुव, और देख लिया तारीख उनकी कितनी कहाँ डेट देख लिए। फिर हमने अयनांत देखा, अयनांत में हमने देखा कि शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत, ये सब देखा। उसके बाद में हमने गैलेक्टिक गति से पहले पुरस्करण गति पढ़ी, पुरस्करण गति हमने देखा कि अक्ष भी घूम जाती है थोड़ी सी, जो पृथ्वी की अक्ष है पूर्ण अक्ष है वो भी घूम गई। और उसके बाद में हमने गति देखी गैलेक्टिक गति, ये चारों गतियाँ समझ में आ गई पृथ्वी की 4 गतियाँ। ठीक, गति वाला पोर्शन खत्म। अब हम थोड़ा अगला टॉपिक देखेंगे, जो हमने देखा पृथ्वी का चुंबकत्व देखेंगे, पृथ्वी के अंदर जो एक चुंबक का काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है वो हम देखेंगे। लेकिन ये समझ में आया पोर्शन सूरज वाला, कि सूर्य चक्कर लगा रहेगा चारों तरफ, और इसके संग में जो है पृथ्वी या अन्य ग्रह या आकाशीय पिंड है वो भी संग में घूमेंगे, तो वो उनकी गति हो जाएगी। लेकिन सूर्य की जो है जो ये समय पूरा करने को, इसको क्या ब्रह्मांडी गति बोल रहे हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इस वर्ष को क्या बोलेंगे, ब्रह्मांडी वर्ष बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर। तो हम देखेंगे अगली क्लास में भूचुंबकत्व।